क्या आपने उन लोगों को देखा है कि जिनकी सांस की रफ्तार एकदम ज़्यादा हो जाती है, दिल की धड़कन शदीद तेज़ और कभी कभी तो उनके सीने में दर्द भी होता है। वो बार बार एमरजेंसी रूम जाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, एको कराते हैं, उनके सारे टेस्ट ठीक, लेकिन फिर उनको इस तरह का अटैक होता है और वो एमरजेंसी रूम जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कोई दिल की बीमारी नहीं, आप मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर एक ऐसी जंग होती है, उनकी बॉडी उस जंग के नतीजे में सफ़र कर रही होती है, बार बार लर्जा आ रहा होता है, क्योंकि उन लोगों को होता है पैनिक अटैक। दोस्तों, हमारे पास पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर को लेके रोज़ाना कई मरीज आते हैं और उनकी हिस्ट्री में ये बहुत देखा गया है कि हमारे पास आने से पहले वो इमरजेंसी रूम्स के 5-6 चक्कर लगा चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है उनको पैनिक अटैक नहीं, उनको दिल का दौरा या कोई दमे की बीमारी है। लेकिन याद रखिए, खाली हमारे पास नहीं, पूरी दुनिया में एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा ये गया था कि पैनिक अटैक का मरीज पहले इमरजेंसी जाता है, कम से कम 3 से 6 मरतबा जाता है, उसके बाद वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैनिक अटैक की जंग आपके दिमाग में हो रही होती है, लेकिन इसके सारी अलामात आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं, लिहाजा आप कहते हो मसला तो मेरी बॉडी में है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये पैनिक अटैक होती क्या है, इसकी वजूहात क्या है, हमारे दिमाग में क्या साइंस चल रही होती है जब एक बंदे को पैनिक अटैक होता है, और सबसे बढ़ के कि क्या इसका लॉन्ग टर्म मुकम्मल कोई इलाज है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूँ, और पैनिक अटैक को लेके ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कमेंट में, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या टिकटॉक पे, और उन्होंने हमें डायरेक्टली डीएम्स भी किए कि इस टॉपिक पे हमें बार बार वीडियो बनाइए, तो लिहाजा हम इस पे वीडियो बना रहे हैं। पैनिक अटैक को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक नॉर्मल एंग्जाइटी, नॉर्मल घबराहट को समझें। इसके लिए आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप किसी ख़तरनाक जंगल में हो और एकदम आपके सामने कोई जानवर आ जाए। आपकी बॉडी का और आपके ब्रेन का क्या रिस्पॉन्स होगा? या तो आप उस जानवर के ख़िलाफ़ लड़ोगे या तो आप उससे भागोगे, यानी कि फ़्लाइट और फाइट। ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से, और जब भी आपकी बॉडी किसी डेंजर में आती है, चाहे वो डेंजर जानवर का हो, क्या वो डेंजर एग्ज़ाम का हो, या वो डेंजर डेडलाइन का हो, तो आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम फ़ौरन एक्टिवेट हो जाती है, और इसके नतीजे में आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, आपकी बॉडी में लर्ज़ा तारी होता है, आपकी सांस की रफ्तार तेज़ होती है, आपके जिस्म के बाल एकदम खड़े हो जाते हैं, जिसे गूज़ बम्प्स कहते हैं, आपके चेहरे पे सुर्खी और पेट में दर्द भी शुरू होता है, और उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि लोगों की बॉडी में स्टिफनेस और पेन होता है। दिमाग में एकदम परेशानी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, और चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। लेकिन याद रखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी से वो डेंजर निकल जाए तो आपका दिमाग काम रहता है, सुकून में रहता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डेंजर ना हो, कोई ख़तरा ना हो, कोई डेडलाइन ना हो, कोई एग्ज़ाम ना हो, और फिर भी आपका दिमाग मुसलसल इस डेंजर जोन को एक्टिवेट करके और आपकी बॉडी को हर वक्त फाइट एंड फ्लाइट में रखे, तो इसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और हमने ऐसे मरीज़ों को देखा है कि कहीं ना कहीं हर वक्त वो परेशान रहते हैं, उनकी डिसीजन पावर ख़राब होती है। लेकिन ज़रा दोस्तों ये सोचो कि अगर आपके सामने उस जंगल में एक जानवर के बजाय 10 जानवर आ जाएं, तो सोचोगे कि आपकी दिमाग और आपकी बॉडी का क्या रिएक्शन हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए तो आप सोचोगे ना कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है, शायद मैं इससे भाग नहीं सकता। तो ये पैनिक अटैक भी ऐसा ही है कि आपको जो जनरलाइज एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं वो 10 गुना ज़्यादा महसूस हों, और आपको ये लगे कि मेरी सांस बंद हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश हो रहा हूँ, या हो सकता है कि मुझे मौत भी आ जाए और चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। और इस सोच को लेके फिर बॉडी भी उस तरह रिएक्ट करती है। इसे तो पैनिक अटैक कहते हैं। लेकिन जब पैनिक अटैक हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आए और कम से कम 4 हफ्ते मुसलसल इस तरह आते रहे, तो ये पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। तो अब आपको एक नॉर्मल डर, एक नॉर्मल एंग्जाइटी, पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी और पैनिक अटैक में फ़र्क पता चल चुका है। लेकिन इसके साथ साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे साइंस क्या छुपी होती है। साइंस वो जो न्यूरोकेमिकल लेवल पे है, और साइंस जो कि साइकोलॉजी में है। पहले ज़रा साइकोलॉजी को समझ लो। एंग्जाइटी उन लोगों को बार बार होती है जिनके दिमाग के लाशऊर, यानी कि सब कॉन्शियस लेवल पे कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई तजाद छुपा हो। और लोगों को तो पता ये लगता है कि मुझे ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन वो लाशऊर कन्फ्लिक्ट
कभी ना कभी इंसान को तंग करता है और उसकी वजह से इंसान को पैनिक अटैक होते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल देके बताऊं तो एक मेरा पेशेंट था जिसको अक्टूबर और नवंबर के महीने में बार बार पैनिक अटैक्स आते थे। जब उसकी डीप हिस्ट्री ली, उसकी सीबीटी की, उसकी साइको एनालिसिस की, तो पता ही चला कि आज से 10-12 साल पहले मुसलसल 3-4 साल तक वो अक्टूबर और नवंबर में एंट्री टेस्ट और एमडी कैट के एग्ज़ाम्स देता रहा था। उसमें मुसलसल वो फेल होता गया, लेकिन उसके बाद फिर उसने अपना कैरियर चेंज कर लिया। उसके बाद तो वो ठीक था, लेकिन उसको फिर भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में बार बार पैनिक अटैक आते हैं और उसका लिंक उसका बार बार एमडी कैट के एग्ज़ाम्स और दीगर एग्ज़ाम्स में शामिल होना और उसके फेल होने के नतीजे के साथ लिंक था। तो जब भी अक्टूबर की पहली आती थी वो उसको पैनिक अटैक आते थे, वो बार बार इमरजेंसी जाता था। और नवंबर में पैनिक अटैक्स ज़्यादा होते थे क्योंकि नवंबर में उसके रिजल्ट्स निकले थे और लोग यही समझते थे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो इस वजह से इसको हार्ट अटैक ना हो, लेकिन वजह कुछ और थी। तो ऐसे लिंक को हम लोग एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कहते हैं और जब भी हम थेरेपी करते हैं हम इन कन्फ्लिक्ट को लेकर बात करते हैं, जिसका जिक्र मैं आपसे आगे करूँगा। हमने ये भी देखा है कि वो लोग जिनका बचपन बहुत मुश्किल गुजरा हो, उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ देखा हो, किसी ने उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया हो या सेक्शुअल तशद्दुद किया हो, वो बड़े तो हो गए हैं, लेकिन अब बड़े होके जब वो छोटे बच्चों को देखते हैं या किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं से उनका वो लाशऊर कन्फ्लिक्ट उनको तंग करता है और बार बार वो उसको ना चाहते हुए भी सप्रेस करते हैं और जब सप्रेस नहीं कर पाते तो उनको पैनिक अटैक्स होते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जिन लोगों की फैमिलीज़ में पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, जिनके माँ बाप में हैं या दादा दादी नाना नानी में हैं, उन बच्चों में भी पैनिक अटैक्स के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ वो बच्चे जिन्होंने अपनी माँ को देखा होता है एक पैनिक अटैक की सूरत में, उनमें भी पैनिक अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो लोग जो कि नशावर अद्वियात करते हैं जिसमें आइस, क्रिस्टल मेथ, चरस और कोकेन शामिल हैं, उनको भी बार बार पैनिक अटैक या खौफ के झटके लगते हैं। और हमने वो भी देखा है कि वो ख़वातीन जिनकी शादी होती है और वो शुरू में अपने इन लॉज के घर एडजस्ट नहीं हो रही होती, उनमें भी पैनिक अटैक आता है, लेकिन उनका पैनिक अटैक थोड़ी डिफरेंट नोयत का होता है। उनको बेहोशी के दौरे आते हैं और बेहोशी के दौरे में उनके हाथ पाँव काम करना छोड़ देते हैं और घर वाले समझते हैं कि उनको मिर्गी के दौरे हैं। इसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। और इसको अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो हमारी ये 2 वीडियो जिसमें मैंने DPDR और कन्वर्जन डिसऑर्डर इसका जिक्र किया, इन दोनों वीडियोस को देखना, आपको पैनिक अटैक्स के समझने में मजीद आसानी होगी। तो दोस्तों भी आपको पता चल गया कि पैनिक अटैक होती क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या है, लेकिन ये हमारे दिमाग में असल में करता क्या है। जैसे ही आपका दिमाग डेंजर जोन में जाता है आपकी बॉडी का एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, यानी कि आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में जाती है। उससे आपकी बॉडी 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एक कॉर्टिसोल जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है और आपको वो प्री डायबिटिक भी बना सकती है, और इसके साथ बॉडी रिलीज़ करती है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि एड्रेनलिन रश क्या होती है। इस एड्रेनलिन की वजह से आपकी दिल की रगें तंग होती हैं, आपके दिमाग की रगें तंग होती हैं और आपके चेहरे पे जो सुर्खी आती है वो भी इसी वजह से आती है। तो लिहाजा वो लोग जिनकी पैनिक अटैक्स कंट्रोल ना किए जाएं, जो कि दवाइयाँ ना लें, जो कि अपना इलाज ना कराएं, तो उनकी बॉडी फ्यूचर में मज़ीद इस चीज़ के नज़दीक होती है कि उनको शुगर की बीमारी हो सकती है, उनको दिल की वाकई बीमारी हो सकती है, या उनको ब्रेन का कोई मसला हो जैसे फॉलेज या कोई और अटैक। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक दफ़ा अगर आपको पता चल जाए कि आपको पैनिक अटैक है तो इसका इलाज किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर फौरी तौर पे कराना। जितनी जल्दी इलाज होगा उतनी जल्दी बेहतरी आएगी। जब हम इलाज के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि आपके दिमाग के वो लाशऊर कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हैं। इसके लिए हम करते हैं साइकोथेरेपी, और साइकोथेरेपी में होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT। इसमें मुख्तलिफ सेशन होते हैं, यानी कि हफ्ते में 1 सेशन होगा या 2 सेशन होंगे। एक सेशन 40 से 45 मिनट होता है और कम से कम 8 से 12 सेशन होते हैं। और थेरेपिस्ट और पेशेंट मिल के न सिर्फ पेशेंट की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं और उसको डेली होमवर्क भी दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर CBT के साथ भी कंट्रोल ना हो आपके पैनिक अटैक्स, तो उसके लिए आती है एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें तरह तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, SSRI, SNRI और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। इनको भी आपने लॉन्ग टर्म लेना होता है, कम से कम 6 से 9 महीने तक। हमने अक्सर ये भी देखा है कि लोग एकदम दवाई छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनका पैनिक अटैक वापस शदीद से आता है। तो
लिहाजा जब भी दवाई लो तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेना और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक छोड़ना। याद रखिए दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम का जिक्र किया है। बॉडी में आपका एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी होता है जो कि आपकी बॉडी को सुकून में रखता है, और ये नेचुरली भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी नेचुरल तरीके से अपनी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सुकून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने वेगस नर्व एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग और कुछ मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताया, जिससे आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नेचुरली एक्टिवेट होगी और आप घबराहट का खुद से मुकाबला कर पाओगे। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रिजिलियंस आएगी, आप मेंटल हेल्थ अवेयर ज़्यादा बनोगे। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया।